नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थानी बातों के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ ज़िले की। तो चलिए शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड। चित्तौड़गढ़ जिले का जो कोड है परिवहन विभाग का वो है RJ09। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनामों की। तो इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार, सीमेंट नगरी, शक्ति और भक्ति की नगरी, इन उपनामों से चित्तौड़गढ़ ज़िले को जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के प्राचीन नाम। तो इसको चित्रकूट, खिजराबाद और मध्यमिका नाम के प्राचीन नाम से जाना जाता था। खिजराबाद जो नाम है इसका चित्तौड़गढ़ किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर खिजराबाद कर दिया था, तो इसीलिए इसका प्राचीन नाम खिजराबाद पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं इसके संस्थापक। तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई थी और ये जानकारी हमें मिलती है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार कि चित्तौड़गढ़ का संस्थापक चित्रांग मौर्य थे। इसके बाद हम चित्तौड़गढ़ की तहसीलों की चर्चा कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में कुल 12 तहसीलें हैं, जो कि हैं चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, निम्बाहेड़ा, रासमी, बेंगू, रावतवाठा, कपासन, डूंगला, बड़ी सादड़ी, बदेसर, बस्सी और गंगरार। ये 12 तहसीलें हो गई और 11 उपखंड हो गए चित्तौड़गढ़ ज़िले में। तो 11 उपखंड भी कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, बेगू, बदेसर, रावतवाठा, निम्बाहेड़ा, डूंगला, गंगरार, कपासन, रासमी और भोपाल सागर। इसके बाद हम देखते हैं इसके वन्यजीव शुभंकर की। तो इस जिले का वन्यजीव शुभंकर है वो चौसिंगा, 4 सिंग वाला जो हिरण होता है चौसिंगा, वो होता है वन्यजीव शुभंकर चित्तौड़गढ़ ज़िले का। इसके बाद इसकी स्थलीय सीमा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के साथ दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ ज़िले की सीमा अपने राजस्थान में देखी जाए तो प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, राजमंद, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, इन सभी जिलों के साथ अपने राजस्थान के जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। और चित्तौड़गढ़ के अलावा एक राजस्थान का जिला है कोटा। ये 2 ही ऐसे ज़िले हैं जो कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करते हैं। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं चित्तौड़गढ़ में। एक चित्तौड़गढ़ हो गया, बड़ी सादड़ी, बेगू, कपासन और निम्बाहेड़ा, ये हो गए 5 विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद इस जिले के भौगोलिक परिदृश्य की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु। तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु, कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? CWG प्रकार की जलवायु। इसके बाद हम देखते हैं थोरनवेट के अनुसार, तो DAW प्रकार की जलवायु थोरनवेट के अनुसार पाई जाती है। तो थोरनवेट के अनुसार किस प्रकार की? DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिवार्था का वर्गीकरण। तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन जलवायुओं की विशेषता नीचे जो तस्वीर लगा रखी है इसमें आपको विशेषता भी दे रखी है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले की मिट्टियों की। तो यहाँ पे लाल काली मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे पीली, भूरी और काली गहरी मध्यम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम इनसेप्टी सॉइल नाम से जानते हैं। तो इनसेप्टी सॉइल या पीली, भूरी या काली गहरी और लाल लोमी मृदा या लाल काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। फिर देखते हैं कृषि के रूप में। तो यहाँ पे अफीम, अजवाइन, नींबू और मक्का, इन सब के उत्पादन में चित्तौड़गढ़ अपना स्थान रखता है, अग्रणी स्थान रखने वाला जिला है। अजवाइन की मंडी कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना के उपनाम से अफीम को जाना जाता है। और राज्य में देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है। फिर चित्तौड़गढ़ में बहने वाली नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे बनास, बेड़च जिसे आयड नाम से भी जानते हैं, औराई नदी, ब्राह्मणिया जिसे बामनी नाम से भी जानते हैं, ईज, कुराल, चंबल, इन सभी नदियों का भाव क्षेत्र कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। अब इनकी थोड़ी व्याख्या से चर्चा करें तो चंबल नदी जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है, तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यह नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, यानी कि भैंसरोड के 84गढ़ कस्बे से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये अपने राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में अपना जल मिला देती है। तो सबसे लंबी राजस्थान की ये नदी हो गई। इसकी लंबाई 966 या 1051 किलोमीटर मानी गई है।
और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो 135 किलोमीटर है। उद्गम इसका मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी से होता है और राजस्थान में प्रवेश भैंसरोडगढ़ के 84गढ़ कस्बे से होता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखना। और बाद में राजस्थान में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में अपना पानी मिला देती है। अब इसकी नदी के उपनाम क्या क्या है? चंबल, चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी या सदावाहिनी नदी, ये इस नदी के मुख्य उपनाम है। और इस पर 4 बांध निर्मित किए गए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में किया गया है गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में किया गया है राणा प्रताप सागर बांध और कोटा में किया गया है जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो ये 4 बांध हो गए इस नदी पे। और राज्य का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। तो चूलिया जलप्रपात की मैंने तस्वीर भी लगाई है। ये चूलिया जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ यानी कि रावत भाठा में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाठा में। और इस पर जो बने हुए अन्य बांध थे, ये राणा प्रताप सागर बांध और ये जवाहर सागर बांध। फिर हम बात करते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद के पश्चात ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। इसके बाद भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक में और सवाई माधोपुर में बहती हुई फिर ये रामेश्वरम धाम में अपना जल चंबल नदी में मिला देती है। और ये नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है बनास नदी के बारे में कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी। अब इस नदी के बारे में उपनाम है कि वर्णासा, विशिष्ट व वन की आशा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। बनास नदी बेसिन को क्या कहा जाता है? पिडमांट प्रदेश। यानी बनास नदी के जिस क्षेत्र में बहती है उसका बेसिन को क्या कहते हैं? पिडमांट प्रदेश। पिडमांट प्रदेश के 2 उप मैदान भी है, जो कि एक तो मालपुरा करौली का मैदान, दूसरा है मेवाड़ का मैदान। तो ये 2 उप भाग है इस पिडमांट प्रदेश के। एक तो हो गया अपने मालपुरा करौली का मैदान और एक हो गया मेवाड़ का मैदान। इस नदी के उपनाम है वर्णासा और विशिष्ट व वन की आशा। तो ये थी अपनी बनास नदी। इसके बाद हम बात करते हैं बेडच या अहेड नदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ी से होता है और उदयपुर में बहने के पश्चात चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में बहती हुई ये बिगोद नामक स्थान पर अपना जल कौन सी नदी में मिला देती है? बनास नदी में। और चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर नगरी सभ्यता और गोसुंडा बांध एक तो नगरी सभ्यता इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में और एक गोसुंडा बांध स्थित है। और चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे पे? तो ये भी बेडच या अहेड नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये अपना अहेड या बेडच नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस पर क्या कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता स्थल स्थित है। इसके बाद ब्राह्मणी या बामनी नदी। इस नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के कौन से गांव? हरिपुरा गांव की पहाड़ी से होता है और चित्तौड़गढ़ में बहती हुई रावत भाठा में अपना जल कौन सी नदी में मिला देती है? चंबल नदी में मिला देती है। तो ये हो गई अपने चित्तौड़गढ़ जिले की मुख्य नदियाँ। अब यहाँ पे प्रचलित बांध परियोजना जो कि एक है भोपाल सागर बांध, एक राणा सागर बांध, औराई बांध परियोजना, एक वागन बांध परियोजना, गोसुंडा बांध और मातरकुंडिया बांध। ये सारी बांध परियोजना कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में बल भराव क्षमता या फिर जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि सबसे बड़ा जो बांध है चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम देखते हैं झील। तो यहाँ पे भोपाल सागर झील और मातरकुंडिया सरोवर, ये दो। एक तो ये होगी भोपाल सागर झील, ये मातरकुंडिया सरोवर जिसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? हरिद्वार। इसके बाद हम बात करते हैं भौगोलिक प्रदेश में खनिजों की। तो चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान रखने वाला जिला माना जाता है। यानी कि चूना पत्थर का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। और चूना पत्थर के अलावा यहाँ पे सीसा, जस्ता और पन्ना और अनेक प्रकार के पत्थरों के भंडार भी मौजूद हैं। ये है चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चूना पत्थर के लिए निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रमुख भंडार स्थित हैं। सीसा जस्ता के लिए एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ऊर्जा संसाधनों की बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि परमाणु ऊर्जा परियोजना व सौर ऊर्जा परियोजना में चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित की जाती है, जिनमें परमाणु ऊर्जा में एक राज्य का प्रथम और एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि 16 दिसंबर 1973 को कनाडा के सहयोग से रावत भाठा में चंबल नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। राज्य का एकमात्र और प्रथम भी है और एकमात्र भी है। कब स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1973 को। किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये कनाडा के सहयोग से किया गया और रावत भाठा में किया गया, चंबल नदी के किनारे स्थित है ये। इस ऊर्जा संयंत्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र NPC के द्वारा किया जाता है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1180 मेगावाट की है और भारी पानी के किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला वाला ये देश का प्रथम प्रोजेक्ट है। यानी D2O जिसे भारी पानी कहते हैं, उसकी
किस समय रिएक्टर लगाए गए हैं इसके अंदर। तो ये देश का एकमात्र पहला ही प्रोजेक्ट है इस रिएक्टर की श्रृंखला का। फिर हम देखते हैं राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में माई नदी के किनारे लगवाया जाना प्रस्तावित है। फिर सौर ऊर्जा परियोजना, तो रावतबाठा में सौर ऊर्जा से संचालित दूरदर्शन प्रसारण केंद्र संचालित किया जा रहा है सौर ऊर्जा से। तो रावतबाठा में सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। फिर उद्योगों में देखा जाए तो चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, वनस्पति घी उद्योग और रासायनिक उद्योग में चित्तौड़गढ़ जिला अपना प्रमुख स्थान रखता है और चित्तौड़गढ़ जिले में ये सारे उद्योग स्थापित किए गए। चीनी उद्योग की बात की जाए तो राजस्थान की प्रथम चीनी शुगर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल के नाम से भोपाल सागर में स्थापित की गई थी और ये निजी क्षेत्र की शुगर मिल है। तो निजी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल, जो कि राजस्थान की प्रथम 1932 में स्थापित की गई और भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है ये। फिर सीमेंट कारखाने की बात की जाए तो सीमेंट उद्योग में राजस्थान में अग्रणी स्थान रखने वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। जेके सीमेंट कंपनी का प्रमुख कारखाना कहाँ पे? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। मांगरोली चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में चेतक छाप की सीमेंट भी प्रसिद्ध है। चेतक जो सीमेंट आती है अपने, वो भी कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। फिर रासायनिक उद्योगों में शुष्क अमोनियम सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। शुष्क अमोनियम सल्फेट का संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद हम वन्य जीवों की बात कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में एक तो बस्सी अभयारण्य है और एक भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, जो और एक है मैनाल आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ये सारे कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो बस्सी अभयारण्य के बारे में देखा जाती है ओराई व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। इसे चितलों की चहल पहल के नाम से जाना जाता है, यानी इसका उपनाम है एक चितलों की चहल पहल। और यहाँ प्रमुख जीव कौन सा है? चित्तल है, इसीलिए इसको चितलों की चहल पहल कहा जाता है। फिर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ, लकड़बग्गा, नीलगाय, इन सभी जीवों को देखा जा सकता है। यह अभयारण्य तेज तरार व नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका बस्सी अभयारण्य और ये हो गया भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। फिर चित्तौड़गढ़ में एक मृग वन है, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। वन संपदा पर एक दृष्टि डाली जाए तो नवीन वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला 5वां जिला हो गया चित्तौड़गढ़। वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में आरक्षित वन राज्य में सर्वाधिक उदयपुर में और फिर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर अरावली पर्वतमाला के पठार है, यहाँ पे मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। मंदेसर या फिर मानदेसर का पठार जिसे कहते हैं भैंसरोडगढ़ में है। ऊपरमाल का पठार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत है। फिर हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ा देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 13.1% है चित्तौड़गढ़ जिले में, और राजसमंद का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है वो है 13.9%, जो कि राजस्थान के अनुसूचित जनजाति प्रतिशत यानी कि राजस्थान का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 13.5%, उसके लगभग बराबर है इन दोनों का। इसके बाद हम चित्तौड़गढ़ के कला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक नज़र डालें तो सबसे प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। कौन सी नदियों के संगम पर? गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर। और कौन से पठार? मेसा के पठार पर यह दुर्ग स्थित है। इसके उपनाम है राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, चित्रकूट, इन सारे उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और लिविंग फोर्ट भी है ये। इसके बारे में एक कथन कहा गया है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब क्या है? गढ़ैया, यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है बाकी सब तो गढ़ैया ही है। इस दुर्ग के प्रमुख 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें प्रथम है पांडुपोल, दूसरा प्रवेश द्वार है भैरवपोल, तीसरा है गणेश पोल, चौथा है लक्ष्मण पोल, 5वां जोड़न पोल, छठा त्रिपोलिया और 7वां है रामपोल। तो इन प्रवेश द्वारों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रवेश द्वार का संबंध कौन से दुर्ग से है? तो ये आप ध्यान में रखना, इन प्रवेश द्वारों के नाम भी पूछे जाने लगे अभी ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया जा चुका है? 6 दुर्गों को, जिसकी ट्रिक है गाजर चीकू आम। गाजर चीकू आम, ये तो आपको पता ही होगा, गाजर चीकू आम, जिसमें अपने ची से चित्तौड़गढ़ है। बाकी का आप कमेंट में जवाब देना कि कौन कौन सी दुर्ग है जो 6 दुर्ग शामिल किए गए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पे एक जल यंत्र लगाया हुआ है जो अरहट जिसे हम कहते हैं,
एक जल यंत्र लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ पे राणा रतन सिंह की जो पत्नी हुई थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, उनका महल सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और चित्तौड़गढ़ के उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को क्या कहा जाता है? लाखोटा बारी। लाखोटा बारी, उत्तरी दिशा में जो खिड़की है उसको लाखोटा बारी के नाम से जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 कोटा मकान का एक नवलखा भंडार बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर जिसमें है कुंभ श्याम मंदिर, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। मीरा मंदिर, एक श्रृंगार चौरी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये सारे मंदिर स्थित हैं। और प्रमुख महलों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा भंडार, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का महल, ये सारे महल प्रमुख महल हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। और ये देख सकते हो आप तस्वीर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, काफ़ी बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के मध्य महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया गया था, जिसके शिल्पी थे जैतार, नापा, पोमा और पुंजा। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद विजय स्तंभ के उपनाम देखें तो गरुड़ ध्वज, कीर्ति स्तंभ और मूर्तियों का अजायब घर, इन उपनामों से जाना जाता है। ये कितनी मंजिला? 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत है। कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ कथन कहे हैं, जिनमें जेम्स टोड ने इसको विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ माना है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। और उपेंद्र नाथ दे ने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करा गया था? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। और ये लोगो है कौन कौन से विभाग का? देखते हो अपने राजस्थान पुलिस का, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत नामक एक संस्थान है उसका। इन तीनों संस्थानों का क्या है? लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह। भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था 1 रुपये का 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर। और कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई? अत्रि और महेश के द्वारा। फिर चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर। राजस्थान के वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ में गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा चित्तौड़गढ़ है? ये तो गंभीरी और बेड़स के संगम पर। लेकिन भैंसरोडगढ़ कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। तो इन दोनों दुर्गों के नदियों के संगम भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना आप। फिर यहाँ पे सतबीस देवरी प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। संत रैदास की छतरी भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर के पास में एक मीरा के गुरु हैं कौन? संत रैदास जी, उनकी छतरी स्थित है। तो ये आप देख सकते हो सतबीस देवरी, 7 जैन मंदिर है ये, और ये संत रैदास की छतरी। इसके बाद श्रृंगार चौरी, महाराणा कुंभा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मेवाड़ के जो राजाओं का राज तिलक होता था श्रृंगार चौरी मंदिर में होता था। तो ये श्रृंगार चौरी के मंदिर। फिर यहाँ पे आवरी माता का मंदिर, जहाँ पे लकवा पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। फिर बढ़ता है मातृकुंडिया का मेला, जिसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? हरिद्वार। रश्मि में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है, और राजस्थान का क्या कहा जाता है इसको? हरिद्वार। फिर जोर मेला लगता है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को यह मेला बढ़ता है। सांवरिया सेठ का मेला बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित की गई है। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सांवरिया सेठ का मेला बढ़ता है। फिर तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का। इस लोकनाट्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है। इस ख्याल की रचना शाह अली और तुकनगिर नामक 2 संत पीरों ने की थी, जिनमें से तुकनगिर थे शिव के उपासक और शाह अली थे शक्ति के उपासक, यानी शिव और शक्ति दोनों के उपासक थे ये। तुर्रा को तो शिव का रूप माना जाता है और कलंगी को पार्वती का रूप माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी तुर्रा कलंगी के बारे में। तो इस ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा यंत्र होता है? चंग यंत्र। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? जयदयाल सोनी और चेतराम। फिर बड़ली माता का मंदिर है जो कि शिशु रक्षक देव के रूप में पूजी जाती है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये मंदिर। और बड़ली में एक शिव मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर का निर्माण परमार राजा हुण के द्वारा करवाया गया था। महामारू शैली में निर्मित किए गए 9 शिव मंदिरों का यह समूह है, जिसमें से घाटेश्वर शिव मंदिर जो कि प्रमुख मंदिर है इसका। फिर
बेगू किसान आंदोलन का संबंध चित्तौड़गढ़ से रहा है। बेगू किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे और जागीरदार थे अनूप सिंह। बेगू किसान आंदोलन बेगार प्रथा से अधिक प्रभावित हुआ था क्योंकि यहाँ पे 25 प्रकार की क्या लगाई जाती थी? लाग बाग। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। और महिलाओं का नेतृत्व इनकी पत्नी हुई रामनारायण चौधरी की, अंजना चौधरी, इन्होंने किया। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये आंदोलन कब तक चला? 1921 से लेकर 1925 तक चला। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेंच आयोग का गठन कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेगू किसान आंदोलन से है। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसान सभा पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, एक तो रूपा जी और एक कृपाजी धाकड़। तो ये था अपना बेगू किसान आंदोलन। और मोतीलाल तेजावत ने भीलों को एकत्रित कर एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। फिर जैन कीर्ति स्तंभ जीजा साहब अग्रवाल द्वारा निर्मित करवाया गया था ये। और जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, 7 मंजिला इमारत है यहाँ पे। दिगंबर संप्रदाय के जो जैन है उनकी नगन तीर्थंकरों की आकृतियाँ बनी हुई है यहाँ पे। और मीनार पर जैन धर्म से संबंधित चित्र और शिलालेख या जैनों को समर्पित है, तो जैनों की चित्र और ये सब है। विजय स्तंभ से भी ये पुराना है। तो अपने राजस्थान का जो विजय स्तंभ है इसे भी पुराना माना जाता है इसको। इसका अन्य नाम है टावर ऑफ फेम, प्रसिद्धि का टावर जिसे हिंदी में कह सकते हो आप। तो ये था जैन कीर्ति स्तंभ। इसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट जो बजाते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो नारियल के खोल की चूड़ियाँ बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ का कपासन क्षेत्र प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। गोसुंडा का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। और बस्सी जो चित्तौड़गढ़ है वो काष्ठ कला यानी लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का बस्सी। फिर सीताफल का उत्कृष्ट केंद्र चित्तौड़गढ़ में चुना गया है। और राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से की गई थी? चित्तौड़गढ़ जिले से की गई थी। तो ये अपना था चित्तौड़गढ़ जिला। सारी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम की दृष्टि से हमने चर्चा में ले ली है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा जिला दर्शन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और अन्य विषयों के भी क्विज वगैरह और टॉपिक जो भी आपकी डिमांड होगी कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके हिसाब से पूरे करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने राजसमंद जिले के साथ।